दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत पाकिस्तान या किसी भी द्विपक्षीय मसले पर किसी तीसरे देश ने मध्यस्थता की सार्वजनिक घोषणा की है। और किस तरीके से इसे भारत के लिए देखा जाए, एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर जिस प्रकार से भारत की प्रतिष्ठा रही है, जिस प्रकार से गुटनिरपेक्षता के दौर से लेकर या उसके भी पहले आजाद भारत की बुनियाद पड़ने से लेकर आज तक की परिस्थितियों को देखें, तो कहां तीसरी दुनिया का नेता कहा जाने वाला भारत आज अमेरिका की मध्यस्थता को मोहताज हो गया। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कल शाम ट्वीट के माध्यम से कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। उस ट्वीट को आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह टिपिकल ट्रंप ओवर रीच नहीं है? क्या ट्रंप ने कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता को धत्ता बताते हुए एक तरफ से एक तरफा मध्यस्थता के लिए वो जाने का ऐलान तो नहीं किया? और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो आखिर कैसे भारत और पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने की बात ट्रंप ने कर दी। कहां पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट और कहां दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी माना जाने वाला भारत। इन दोनों को एक साथ मध्यस्थता के लिए किसने ट्रंप को कहा, किसने नहीं कहा, कुछ भी नहीं पता है। इन सब के बावजूद ट्रंप ने जिस प्रकार से घोषणा की, आखिर अमेरिकी मध्यस्थता की बुनियाद किसने डाली? अगर पाकिस्तान ने डाली तो पाकिस्तान की मध्यस्थता की पहल को भारत पर थोपा क्यों गया? क्योंकि भारत सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यह सीज फायर नहीं है, यह कोई एग्रीमेंट नहीं है और जो हुआ है उस पर हम सहमत नहीं है। सवाल यह है, ये कहने की नौबत क्यों आई? सवाल यह भी है कि इस प्रकार की परिस्थितियों की बुनियाद किसने डाली? और इन सब से बढ़कर जो बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो सवाल हम नहीं उठा रहे, जो सवाल इस देश के कई पूर्व सेना अध्यक्ष उठा रहे हैं। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक ट्वीट, और ये ट्वीट है करगिल वॉर के समय आर्मी चीफ ऑफ इंडिया रहे जनरल वीपी मलिक का। और वीपी मलिक कह रहे हैं कि इतिहास ये सवाल हमसे पूछेगा कि आखिर इन दिनों में हमने क्या हासिल किया। मतलब पहलगाम की घटना के बाद जो 6-7 मई की दरमियानी रात से जो टेरर कैंपों को ध्वस्त करने का मिशन भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स ने शुरू किया, इंडियन नेवी ने अपनी सीमित क्षमता, सीमित दायरा जो उसके पास वहां था, चूंकि वो कोस्टल एरिया नहीं था, लेकिन उसने भी अपनी तरफ से जो कोशिशें की, तो इन तीनों सेनाओं के प्रयासों के बीच किस रूप में इसे देखा जाना चाहिए कि आखिर ये हुआ क्या? और इसके बीच भारत ने अचानक इस सीज फायर के ऐलान के बाद हासिल क्या किया? कमोबेश इसी तरह की बात 2019 से 22 के बीच सेना प्रमुख रहे सुनील नरवणे ने भी कही। उन्होंने भी कहा कि ये तीसरी बार ऐसा हुआ है और आगे ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो क्या भारत ने वो स्वर्णिम अवसर गंवा दिया? वो अवसर, जिस अवसर की बात यदि हम आपको ले चले तकरीबन 1 साल पीछे, 18 मई की वो तारीख थी और महाराष्ट्र के पालघर में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सभा थी। और उस चुनावी सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले तौर पर ऐलान किया था कि नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने दीजिए, तीसरी बार आने दीजिए, 6 महीने के अंदर पीओके भारत का होगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत के पूरे नियंत्रण में आ जाएगा। ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन 18 मई से लेकर आज जब हम आपसे मुखातिब हैं, 11 मई हो गई, यानी 358 दिन बीत गए। इन 358 दिनों में क्या भारत ने वो लक्ष्य हासिल कर लिया? स्वाभाविक है कि पहलगाम में जिस प्रकार से टूरिस्टों को निशाना बनाया गया, निर्दोष सैलानियों की जान ली गई, उसके बाद की परिस्थितियों में तो भारत के पास स्वर्णिम अवसर था। लेकिन भारत ने किया क्या? और जो भारत ने किया और या जो भारत करना चाहता था, इन तमाम बातों को हम दूसरी तरफ रखकर देखने की कोशिश करें तो एक बात और साफ दिखाई देती है कि क्या वो लक्ष्य भारत हासिल कर पाया जिस लक्ष्य के लिए भारत की कोशिशें थी? क्या उस लक्ष्य की बुनियाद रखने में नरेंद्र मोदी कामयाब रहे? मैं आपको 2 वाकये बताता हूं। एक वाकया 1999 का है, करगिल वॉर का। करगिल वॉर के समय जब घुसपैठियों से करगिल को खाली कराने के लिए एक सीमित युद्ध चल रहा था, तब भी नवाज शरीफ उस वक्त के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वाशिंगटन डीसी पहुंचे थे। अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस को कांटेक्ट करने की कोशिशें हुई थी वाशिंगटन डीसी की तरफ से, लेकिन साफ कहा गया
कि हम अपनी जमीन खाली कर रहे हैं, करा रहे हैं, किसी पर अटैक नहीं कर रहे, सवाल ही नहीं उठता किसी मध्यस्थता का। और जरा उससे भी 8 साल पीछे चले तो 1991 में क्या हुआ? सबने देखा कि 1991 में वही हुआ जो भारत सरकार, जॉर्ज बुश सीनियर तब राष्ट्रपति थे और उस वक्त के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने बीएसएफ के द्वारा सीमा पार कर अवैध घुसपैठ कर रहे लोगों को, जो बांग्लादेश भारत बॉर्डर पर मार गिराए गए थे, उसके उस वक्त भी साफ साफ संदेश दे दिया था। जब मानवाधिकार और तमाम सवाल पूछे गए थे और पूछने की कोशिश हुई थी, साफ भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की तरफ से कह दिया गया था कि ये देश कोई अनाथालय नहीं है कि जो चाहे वो चलाए। लेकिन आज आज क्या हो रहा है? आज डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं और इन्हीं सब सवालों को लेकर जब संसदीय व्यवस्था वाले देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डिमांड कर रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और विशेष सत्र में पहलगाम हमले, पहलगाम के साथ साथ जो उसके बाद की घटनाएं हुई, सीज फायर की घटना, अमेरिका की मध्यस्थता की कोशिशें या एक तरफा ऐलान, इन सब पर एक खुली चर्चा हो जाए तो सत्ता पक्ष को उससे मिर्ची लग रही है। और सत्ता पक्ष की तरफ से एक बड़े भोंपू बने हुए हैं आजकल, खूब बोलते हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, सदन के अंदर भी पत्रकारों को भी टारगेट करते हैं और सदन के बाहर जब वो बोलते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी टारगेट कर लेते हैं, उन्हें भी निशाने पर ले लेते हैं। तो ऐसे स्वनाम धन्य निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट करके बताने की कोशिश की कि इस वक्त संसद का सत्र बुलाने की मांग करना और सत्र बुलाइए, सरकार को गाली दीजिए, इस तरह की बातें कीजिए और जिसका पाकिस्तान फायदा उठाए। मतलब इस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो बुनियादी वसूल है, उन वसूलों से भी खुद को दूर रखने वाले निशिकांत दुबे आखिर कर क्या रहे हैं? सवाल सरकार से नहीं होगा, सवाल संसद में नहीं होगा, तो आखिर ये संसद किस लिए है? क्या संसद सिर्फ मोदी मोदी नारा लगाने के लिए है? क्या संसद सिर्फ सरकार के प्रशस्ति गान के लिए है? या संसद इस देश के बाह्य या अंदर की परिस्थितियों पर चर्चा करने के लिए है? और जब संसद चर्चा के लिए बनी है तो सरकार भाग क्यों रही है? क्या संसद में इस परिस्थिति की चर्चा नहीं होनी चाहिए? परिस्थितियां तो यहां तक आ गई है कि अंततः अपने अकाउंट को, ट्विटर अकाउंट को इस देश के विदेश मंत्री को सेव करना पड़ रहा है, उसे लॉक करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पीछे भी एक ट्रोल आर्मी छोड़ दी गई है। ट्रोलर्स उनके पीछे लग गए हैं, जैसे लगता है विक्रम मिश्री ने ही तमाम तरह की गलतियां की है। अरे भाई, विक्रम मिश्री वही बात बोल रहे हैं जो बात भारत सरकार की है। वो विदेश सचिव है, न कि विदेश मंत्री है। सवाल पूछना है तो किसी भी तरह के ट्रोलर्स को, किसी भी तरह के अंधभक्त को जाके विदेश मंत्री जयशंकर से पूछे। सवाल पूछना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे। सवाल पूछना है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछे। सवाल पूछना है तो गृह मंत्री अमित शाह से पूछे। और सवाल क्या होना चाहिए? सवाल यही होना चाहिए कि अमेरिका ने मध्यस्थता की और इसकी बात की, ये सीज फायर की बात की, और इस सीज फायर की बात पर भारत सहमत हो गया। ये 7 दशकों से चल रही भारत की जो स्थापित नीति रही है, वो स्थापित नीति, वो एस्टेब्लिश फॉरेन पॉलिसी कि भारत पाक मसलों के बीच हम किसी भी अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करते। ये द्विपक्षीय मसला है और द्विपक्षीय स्तर पर ही हम निपटेंगे। लेकिन इस द्विपक्षीय को किसी त्रिपक्षीय की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल है। आखिर किसके कहने पर डोनाल्ड ट्रंप ने किया और किसने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि भारत को भी पाकिस्तान के बराबर तौलने की कोशिश करे? और क्यों डोनाल्ड ट्रंप बीच में आए? क्या भारत सरकार ने औपचारिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप से ऐलान किया था, उनसे अनुरोध किया था? और जब उनसे अनुरोध किया था तो देश को इसे बताने में क्या हर्ज है? आखिर देश को इसे बताने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए थी। और देश को यह बताने के लिए संसद से बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, विशेष सत्र बुलाने से ज्यादा बड़ा कोई मौका नहीं हो सकता जहां खुली चर्चा हो जाए। लेकिन सरकार उससे भाग रही है। राहुल गांधी के सवालों से सरकार कब तक भागेगी? राहुल गांधी पहले औपचारिक तौर पर विपक्ष के नेता नहीं थे, लेकिन पिछले 11 महीने से वो विपक्ष के औपचारिक नेता हैं। और जब वो विपक्ष के नेता है इस देश में, तो स्वाभाविक है कि इस देश की संसदीय व्यवस्था में या दुनिया में जहां कहीं भी संसदीय व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अधीन विपक्ष के नेता की एक भूमिका होती है। तमाम बड़े देश के लोग, तमाम दूसरे देशों के डिग्निटरी, राष्ट्राध्यक्ष जब भारत आते हैं तो प्रधानमंत्री के साथ साथ विपक्ष के नेता से भी मुलाकात करते हैं। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बिल क्लिंटन भारत आए हो, तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ
सोनिया गांधी के साथ भी उनकी वार्ता हुई और ये रवायत रही है। तो इस रवायत के तहत यदि विपक्ष के नेता ने कहा कि सदन का सत्र बुला लिया जाए, खुली चर्चा हो जाए, तो निशिकांत दुबे को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? सवाल सत्ता का नहीं है, सवाल विपक्ष का नहीं है, सवाल इस देश के अंदर फैली हुई परिस्थितियों का है कि एक बार सबको जानकारी हो जाए कि आखिर किस परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने मध्यस्थता के लिए कहा। क्या भारत की संप्रभुता का कोई महत्व नहीं है? क्या भारत की स्थापित विदेश नीति कि हम किसी द्विपक्षीय समझौते के अलावा या द्विपक्षीय वार्ता के अलावा किसी के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, क्या उसका कोई महत्व नहीं है? क्या उस घोषित नीति को रद्दी की टोकरी में डाले जाने लायक है? और इन सब के बीच द टेलीग्राफ ने जिस प्रकार की परिस्थितियों की चर्चा की है और टेलीग्राफ ने अपनी खबर में जो बात कही है, हम उससे सहमत हो या ना हो, लेकिन सवाल तो जरूर पैदा हो गया है। टेलीग्राफ अखबार तो साफ साफ इशारा कर रहा है कि एक रफाल गिरा जिसके बाद की परिस्थितियों में सीज फायर पर भारत सहमत हुआ। अब सवाल यह है कि जब इतने सारे सवाल देश के अंदर से लेकर देश के बाहर तक सब एक साथ आकर खड़े हो गए हैं, तो फिर विशेष सत्र से दिक्कत किसे होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? और कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी अपनी घोषित नीति से पीछे हट रहे हैं? याद कीजिए, प्रधानमंत्री से बनने के पहले नरेंद्र मोदी के टीवी इंटरव्यूज को, एक अदालत रूपी इंटरव्यू कार्यक्रम में तो वो यहां तक कह रहे थे कि पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद करो, अमेरिका के पास जाना बंद करो। फिर अमेरिका के पास क्यों पहुंचे? या फिर यदि वो नहीं पहुंचे, जहां तक मेरी जानकारी है कि भारत सरकार नहीं पहुंची अगर, तो उनकी बात मानने पर भारत सहमत क्यों हो गया? क्या इस देश के लोगों की भावनाओं की कोई कद्र नहीं है? सवाल यह है कि उस टेरर कैंपों को नष्ट किए जाने के बाद जिस प्रकार से उधर से हमले हुए, ड्रोन हमले, मिसाइल हमले, और इस देश के जाबाज सैनिकों ने, इस देश के डिफेंस और एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस प्रकार से उन सब को लगभग निष्फल कर दिया, उसके बाद की परिस्थितियों में अचानक जब वक्त आगे बढ़ने का था, तब अचानक पीछे हटने की परिस्थितियां क्यों पैदा हो गई? पीछे हटने की परिस्थितियां तो पाकिस्तान की थी। हम ये नहीं कह रहे कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। युद्ध अंतिम विकल्प है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें क्यों हुई? 2.5 घंटे बाद हरकतें शुरू हो गई। ये सारी हरकतें जब हो रही थी, तो सीज फायर का मतलब क्या रह जाता है? आप बैठ के करते रहिए, आप शांति की अपील करते रहिए, सेना अपना काम करती रहे, सरकार अपना काम करती रहे, लेकिन संसद को भी तो अपना काम करने दीजिए। संसद है तभी सरकार है, संसद है तभी इस देश की संप्रभुता, इस देश के इसका संविधान, इस देश की व्यवस्था और इस देश के सिस्टम के ऊपर आम आदमी की एक व्यावहारिक मुहर लगी हुई है। और उस व्यावहारिक मुहर को दरकिनार करने के लिए सत्ता क्यों तैयार है? राहुल गांधी के सवाल इसलिए मौजूद हो जाते हैं, जनरल वीपी मलिक के सवाल इसलिए मौजूद हो जाते हैं, जनरल सुनील नरवणे के सवाल इसलिए मौजूद हो जाते हैं। और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो भारत की संप्रभुता का सवाल और भारत की घोषित घोषित विदेश नीति और पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध कैसे हो, इन सब सवालों को यदि एक चश्मे से देखने की कोशिश करें, तो ट्रंप की जो ये ओवर रीच दिखाई दे रही है कि अपने दायरे से बाहर जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से ट्वीट किया और दोनों को सहमत करा लेने के लिए खुद को क्रेडिट देने की कोशिश की, और उसके बाद से जिस प्रकार से पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भी कहा, कहीं ना कहीं भारत की स्थापित छवि और प्रतिष्ठा पर आघात लगता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, जब तक ये सीज फायर का ऐलान नहीं हुआ था, हम सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे थे, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, एक मतदाता के तौर पर हर तरीके से हमारी जो भूमिका है कि हम सत्ता से सवाल करेंगे, हम सिस्टम से सवाल करेंगे। तो अब जब सीज फायर का ऐलान हो गया, तो राहुल गांधी के जो सवाल है, उस सवाल कहीं ना कहीं जनता के सवाल हो जाते हैं। और चूंकि राहुल गांधी तो टेम्पररी विपक्ष है, अस्थायी विपक्ष है, टेम्पररी विपक्ष। हम मीडिया पर्सन, हम पत्रकार तो अस्थायी विपक्ष है, परमानेंट अपोजिशन है। हमारा काम ही सत्ता से सवाल करना है। आज राहुल गांधी विपक्ष में है, कल सत्ता में होंगे, कल नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग विपक्ष में होंगे, तब उन्हें हम पत्रकारों के सवाल लगेंगे कि काफी अच्छा सवाल कर रहे हैं। आज वो सत्ता में है तो उन्हें मिर्ची लग रही है, उन्हें लग रहा है कि ये सवाल राहुल गांधी की तरफ से कर रहे हैं। स्वाभाविक है, अस्थायी विपक्ष टेम्पररी विपक्ष का इंतजार नहीं करता। राहुल गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो
चाहे कोई तीसरा चौथा मोर्चा हो, सब के सब टेम्पररी सत्ता पक्ष और टेम्पररी विपक्ष है। परमानेंट विपक्ष की मीडिया की, शाश्वत विपक्ष की मीडिया की भूमिका को दरकिनार नहीं किया जा सकता और एक नागरिक समाज में, एक सिविल सोसाइटी के भीतर सत्ता से सवाल करने की जो भूमिका है, उस भूमिका का निर्वहन सीज फायर के ऐलान के बाद अब शुरू होता है। और उसी ऐलान के दायरे में जो 3 महत्वपूर्ण सवाल है, वो 3 महत्वपूर्ण सवाल बेहद मौजूद हो जाते हैं। पहला, बैसारन वैली में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? पहलगाम की बैसारन वैली में, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। दूसरा, टेरर कैंपों को नष्ट किए जाने के बाद जब पाकिस्तान की तरफ से दुस्साहसिक कार्रवाई बढ़ती चली गई, अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे मध्यस्थता की बात कर ली। और इन सब के बीच तीसरा, कि द टेलीग्राफ ने जो दावा किया है, उस दावे को कैसे स्वीकार किया जाए या कैसे अस्वीकार किया जाए। इन सारी बातों की चर्चा के लिए, एक व्यापक चर्चा के लिए, जो इस देश की जनता का सबसे बड़ा प्रतिबिंब है, वो है संसद, लोकसभा और राज्यसभा, उसका सत्र बुलाए जाने में हर्ज क्या है। इन्हीं सवालों के साथ कहीं ना कहीं अब पूरे देश के अंदर जो माहौल है कि यूं ही इंदिरा गांधी याद नहीं आ रही, वो इंदिरा गांधी जिनके एक मार्गदर्शन के बाद सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज पाकिस्तान अंदर से कई टुकड़े करीब करीब हो चुका है, ऊपर से पाकिस्तान रूपी आवरण में कहीं ना कहीं फेविकोल से भी कमजोर जोड़ के साथ टिका हुआ है। तो उस जोड़ को तोड़ने के लिए आखिर भारत को जो कार्रवाई करनी थी, उसके पीछे क्यों हट गया? ये सवाल तो बड़ा है। और वो सवाल तब, जब पहले चीन ने पाकिस्तान के समर्थन का ऐलान किया और फिर उसके बाद जब भारत के विदेश मंत्री ने बात की, तब चीन का रुख थोड़ा बदला और उसने दोनों को शांतिपूर्वक तरीके से चलने का सुझाव दिया। तो इन सारी परिस्थितियों में चर्चा तो होनी चाहिए, खुली चर्चा होनी चाहिए। और खुली चर्चा से दिक्कत क्यों है? याद रखिए, डेमोक्रेसी में पर्देदारी की बात तभी होती है जब कुछ छुपाना होता है, अन्यथा लोकतंत्र कभी पर्देदारी की बात नहीं करता। लोकतंत्र खुली चर्चा, खुले माहौल और व्यवस्था के अंदर पारदर्शिता का दूसरा नाम है। और उस पारदर्शिता को राष्ट्रीय सुरक्षा और देश प्रेम बनाम देशद्रोह के परिभाषा में रखने की कोई कोशिश करता है, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी की मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति इस तरह की बातें कर सकता है। तो देखिए क्या होता है, निशिकांत दुबे जैसे लोग अभी से मैदान में छोड़ दिए गए हैं, आगे आगे कुछ और लोग छोड़े जाएंगे। लेकिन सरकार सत्र नहीं बुलाएगी तो कितने दिन नहीं बुलाएगी? मानसून सत्र तो जुलाई में बुलाना पड़ेगा। मई और जुलाई के बीच ज्यादा फासला नहीं होता और ये फासले लोकतंत्र और तानाशाही, अराजकता और डेमोक्रेसी, इनके फासले से ज्यादा बड़े फासले तो 2.5 महीने के फासले नहीं होते। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।